नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमने 11th नीट के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो चैप्टर है ख़त्म किया था और उसके ऊपर एक सेशन भी हुआ है क्वेश्चंस का। तो ये आज का हमारा दूसरा सेशन होगा उन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस का। क्योंकि देखिए दोस्तों कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर हम बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए अगर एग्जाम में पहुंचते हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस नए बन जाते हैं। और नए क्वेश्चंस को सॉल्व अगर करने की हमें मतलब प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो हमारा रिस्क बन सकता है वहाँ पे, और कोई भी रिस्क हमें हरा सकता है। तो उस रिस्क को लिए बिना ही यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसका थ्रू एक्सप्लेनेशन देखना है, कंप्लीट उसको एनालिसिस करना है। तो उसी एनालिसिस को सामने रखते हुए हमने ये सेकंड सेशन आपके लिए यहाँ पे लिया है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 से अगले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 26 इसके बारे में देखिए दोस्तों। Question number 26 is about the if Henle's loop were the absent from the mammalian nephron, which of the following is not to be expected? अगर हम is to be expected, not to be expected नहीं है, is to be expected, अगर हम नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनले को निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए ये इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आएगा कि अगर हम नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनले को निकाल देते हैं तो हमारा यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब जो आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा तो ये आएगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे कि अगर हम नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनले को यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा तो यूरिन जो बनेगा ना, तो यूरिन क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेफ्रॉन में पीसीटी के बाद जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज द लूप ऑफ हेनले। अगर हम लूप ऑफ हेनले को यहाँ से निकाल देंगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये लूप ऑफ हेनले किस चीज़ के लिए जरूरी होता है। जैसे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का एक रीजन होता है दैट इज नोन एज द थिन रीजन ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये किसके लिए काम में आएगा, ये किसके लिए काम में आएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये काम आता है। अगर हम इसी पोर्शन को यहाँ से कट करके निकाल देते हैं तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो वाटर कहाँ पे पड़ा रहेगा, यूरिन के अंदर पड़ा रहेगा। और वाटर में सोल्यूट से ज्यादा अगर वाटर का मतलब यूरिन में सोल्यूट से ज्यादा अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ऐसा यूरिन क्या माना जाएगा, ऐसा यूरिन माना जाता है डाइल्यूट यूरिन। ऐसा यूरिन क्या माना जाएगा दोस्तों, डाइल्यूट यूरिन माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। सो सच टाइप ऑफ यूरिन विल बी द डाइल्यूट यूरिन। अगर हम मतलब यूरिन में हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा देखते हैं तो यूरिन विल बी डाइल्यूट यूरिन। अगर हम यहाँ से लूप ऑफ हेनले को ही निकाल देते हैं तो ये यहाँ पे परिणाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को जरा सा देखते हैं यहाँ पे, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इफ वी रिमूव द लूप ऑफ हेनले फ्रॉम द नेफ्रॉन। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं दोस्तों, यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर कोई परिणाम नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप अगर लूप ऑफ हेनले को निकाल देते हो तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बट यहाँ पे कह रहा है कि नो यूरिन फॉर्मेशन, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन दैट इज फॉर्म। नहीं, यहाँ पे क्वालिटी में भी चेंज हो सकता है और वहाँ पे क्वांटिटी में भी चेंज होता है। अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगा, वहाँ पे अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ेगा वहाँ पे लूप ऑफ हेनले को निकाल देने के बाद। क्योंकि वाटर जो बाहर आ रहा था रीअब्जॉर्ब होकर वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो वाटर क्या पड़ा रहेगा, मतलब कहाँ पे पड़ा रहेगा, यूरिन के अंदर पड़ा रहेगा और यूरिन का क्वांटिटी भी चेंज होगा और क्वालिटी ऑफ यूरिन भी चेंज होगा। क्वालिटी ऑफ यूरिन माने कि कैसा, ये डाइल्यूट यूरिन होगा, ये यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के बजाय ये यूरिन कैसा बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। अगर ये यूरिन डाइल्यूट बनता है तो हमें पता है कि इसका क्वालिटी भी चेंज हो रहा है और अमाउंट भी चेंज हो रहा है, दैट इज अ क्वांटिटी। और ये ऑप्शन कह रहा है कि हार्डली चेंज, हार्डली नहीं यूजुअल चेंज हो जाएगा। इसके हिसाब से ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, द यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं दोस्तों, अगर हम लूप ऑफ हेनले को यहाँ से निकाल देते तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। उसका कारण भी हमने बताया कि यूरिन, बिकॉज यूरिन कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ पे तो यूरिन क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। तो यूरिन हमें पता है तो डाइल्यूट बनेगा, नॉट विल बी द कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 का ए बी सी तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग जा रहे हैं और सही ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय, अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में कौन करता है यहाँ पे, ऐसा पूछा गया आपको। पहला ऑप्शन दिया गया आपको ऑर्निथिन साइकिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्जिनिन साइकिल, फ्यूमेरिक एसिड साइकिल एंड सिट्रुलिन साइकिल। इस नाम के कोई साइकिल यहाँ पे होते नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो यहाँ पे हमें अगर होती भी है तो यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिया के फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही काम करेगा यहाँ पे, दैट इज अबाउट द ऑर्निथिन साइकिल, दैट इज अबाउट द ऑर्निथिन साइकिल, दैट इज नोन एज अ क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। इसको हम एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, दैट इज नोन एज अ क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं, जिसमें हमें देख दैट इज नोन एज ए यूरिया साइकिल, सीधा सीधा भी आप कह सकते हो दैट इज नोन एज ए यूरिया साइकिल, जिसमें हमें पता है कि अमोनियम आयन का यूज कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर दिया जाता है, और साथ ही साथ हमें पता है कि एटीपी का भी यूज कर दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया के प्रोडक्शन के लिए ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक लेक्चर हमने यूट्यूब पे बनाया, उसका लिंक हम डिस्कशन बॉक्स में आपको दे देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या कमेंट में लिख देंगे, आप जरूर देख लेना उस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, ऑर्निथिन साइकिल आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, concentration of urine depends on which of the organ, concentration of urine is depends upon which of the organ, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किस ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज द करेक्ट है लूप ऑफ हेनले। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर। अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक्सप्लेनेशन देखा था कि हमको पता है कि अगर हम लूप ऑफ हेनले को रिमूव कर देते हैं तो यूरिन डाइल्यूट बनेगा, और उसको वहाँ का वही रख देते हैं तो यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर हम बढ़ाते तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। देखिए यहाँ पे अगर लूप ऑफ हेनले, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, इस लेंथ को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते तो क्या होगा, यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। यूरिन कैसा माना जाएगा यहाँ पे, डाइल्यूट यूरिन। अगर इसके लेंथ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं, लॉन्गर लेंथ का कर देते हैं हम इसको, लॉन्गर लेंथ का अगर हम कर देते हो तो यूरिन कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यूरिन कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पाया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर डिपेंड करेगा। बोमन्स कैप्सूल, ये कह रहा है बोमन्स कैप्सूल, नहीं बोमन्स कैप्सूल तो एक फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाएगा, वहाँ पे उसके जो दो लेयर्स होगी वहाँ पे इनर लेयर एंड आउटर लेयर, इनर लेयर के साथ पोडोसाइट भी एसोसिएट होते हैं, उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर्स होगा दैट इज अबाउट द ग्लोमेरुल्स का स्ट्रक्चर होगा। ये सब चीजें यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाएगा, यूरिन के फिल्ट्रेशन के लिए काम आएगा, ये आएगा यूरिन के फिल्ट्रेशन को काम में, यूरिन के फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाएगा कौन, बोमन्स कैप्सूल। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन ये भी होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इससे ज़्यादा कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इससे ज़्यादा भी डिपेंड करेगा लूप ऑफ हेनले के ऊपर। पीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, कोई बात नहीं, री एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ पे सिक्रेशन भी हो सकता है, बट ये दो चीज़ों से इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले विल डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद तो इसके हिसाब से यहाँ पे पीसीटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको जाएगा, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले को जाएगा। उसके बाद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, नहीं ग्लोमेरुलस भी ये किसके लिए काम में आएगा, फिल्ट्रेशन के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन काम आएंगे वहाँ पे, ग्लोमेरुलस काम में आएगा। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस कॉन्सेंट्रेट ऑफ यूरिन को बनाने के लिए, मतलब यानी कि ग्लोमेरुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये डिपेंड करेगा सीधा सीधा लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अ कंडीशन ऑफ फेल्योर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एज, अगर हमारा किडनी किसी तरह का भी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे दोस्तों। देखिए टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी के सीधी सीधी समझ लीजिएगा
कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो किडनी था वो किडनी काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या कह दिया जाएगा, अनयूरिया कंडीशन। किसी भी तरह का यूरिन अगर हमारा किडनी फॉर्म नहीं करता है तो सच कंडीशन इज नोन एज अ अनयूरिया कंडीशन। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनयूरिया कंडीशन। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। डीअमाइनेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, दैट इज नोन एज अ डीअमाइनेशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज अ डीअमाइनेशन। यूरेमिया का मतलब क्या होगा, हमारे यूरिन के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि ब्लड में भी यूरिया का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ब्लड यूरिया कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, सो सच कंडीशन इज नोन एज ए यूरेमिया। नन ऑफ दिस का कोई चांस ही नहीं है। सो अनयूरिया इज एन कंडीशन वेयर आर किडनी इज फेल टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, our kidney fail to formation of urine, so such condition is known as a anuria condition. So यूरेमिया किडनी के फॉल्ट होने के कारण यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उसके कारण हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर ब्लड के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सीधे सीधे यूरिन में भी यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, बढ़ेगा। सो यूरिन एंड ब्लड, यूरिन एज वेल एज ब्लड दोनों के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यूरिया का। सो इट इज नोन एज अ यूरेमिया। सो बहुत आसान सवाल था ये भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनीज। किसको पता नहीं है, जिसने भी एनिमल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा तो हमें पता चलेगा कि किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होगा। बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज अबाउट द नेफ्रॉन, दैट इज अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रिडिया नहीं, नेफ्रिडिया अगर कहोगे तो गलत होगा, ये बाकी के ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर किडनी आपको पूछा गया है तो किडनी के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूबुल दैट इज नोन एज ए नेफ्रॉन, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन ये मिलेगा। पिरामिड, पिरामिड तो उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर हो गए, रीनल पिरामिड जिसे हम कहेंगे, रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड बहुत सारी चीज़ों का एक कंपोजिशन होगा। लूप ऑफ फ्रेंडली नेफ्रॉन का ही पार्ट है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। और सही जवाब जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का तो आएगा नेफ्रॉन। अगर दोस्तों पहली बार चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। यूरियोटेलिक एनिमल में यूरिया का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से हो सकता है, ऐसा पूछा गया हमें। क्या क्रेब साइकिल से हम यूरिया का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एम्बेडेड मेरू पाथवे से, बिल्कुल नहीं। ऑर्निथिन साइकिल से, यस करा सकते हैं, ऑर्निथिन साइकिल से करा सकता है। ऑर्निथिन साइकिल का ही नाम क्या होगा, ऑर्निथिन साइकिल का मतलब क्या है कि यूरिया साइकिल, दैट इज नोन एज अ यूरिया साइकिल। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूरिया साइकिल कह सकता है, दिस इज नोन एज अ यूरिया साइकिल। सो आंसर क्या हो रहा है हमारा इस क्वेश्चन का, ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल। और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, क्रेब साइकिल नहीं है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। ये साइकिल अलग सा है, ये एनर्जी फॉर्मेशन के लिए या ऐसे प्रोडक्ट जो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा। एम्बेडेड मेरो पाथवे भी होता है यहाँ पे। कोराई साइकिल नहीं, कोराई साइकिल हमें पता है कि लैक्टिक एसिड को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, फिर से उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करने, ग्लूकोज कन्वर्जन के लिए, जो साइकिल यूज कर दिया जाता है दैट इज अबाउट द कोराई साइकिल, जो कहाँ पे हो सकता है हमारे लीवर के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है, लीवर। देखिए ड्यू टू द एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। ड्यू टू एक्सटेंसिव एक्सरसाइज या वर्क मान लीजिए, तो हमारे बॉडी में कौन प्रोड्यूस होता है, अनएरोबिक के लिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। अनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, अनएरोबिक कंडीशन, और इसी अनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होने लगता है। लैक्टिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और इस लैक्टिक एसिड को फिर से क्या करना होता है, डिटॉक्सिफाई अगर करना है तो इसको क्या कर ले जाए, लीवर तक लेके जाओ। और लीवर में कौन सा साइकिल होगा वहाँ पे, कोराई साइकिल। कौन सा साइकिल होगा, कोराई। और कोराई साइकिल से क्या होगा कि लैक्टिक एसिड फिर से हमें पता है किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया कोराई साइकिल के बारे में।
सो यूरिया के फॉर्मेशन के लिए कोराई साइकिल नहीं होती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कोराई साइकिल होता है, इसको याद रखिए। तो ऑर्निथिन साइकिल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज ए यूरिया साइकिल एज वेल। क्वेश्चन नंबर 32, question number 32, the ornithine cycle removes the two waste product from the blood and liver, these products are, ये कौन हो सकते हैं यार, ये तो बहुत सिंपल सा है। ऑर्निथिन साइकिल रिमूव द टू वेस्ट प्रोडक्ट, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्निथिन साइकिल का मतलब ही हमने अभी बोल दिया था, दैट इज अबाउट द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल हमें पता है जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से हो या अदर कुछ चीज़ों से हो, हमारे बॉडी के अंदर अगर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती है तो इसको एटीपी के साथ मिला के हम क्या करते हैं, वहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन कर ले। किसका फॉर्मेशन करेंगे? सो यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, जो एक्सक्रीट होगा हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम से, क्या होगा, ये एक्सक्रीट होगा। बट यहाँ पे हमारे बॉडी में जो एक्यूमुलेट हो रहे थे सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इसको क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा तो होगा क्वेश्चन नंबर 32, आंसर विल बी फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि यूरिया साइकिल में हम किस चीज़ को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड एटीपी का यूज करके यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, फाइनली यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। और यही यूरिया क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीटेड सब्सटेंस के साथ ये क्या होता है, निकल जाएगा। तो हम सीधे सीधे किसको निकाल दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है अमोनिया एंड यूरिक एसिड, नहीं यूरिक एसिड तो नहीं बनेगा यहाँ। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया बोल रहा है, यूरिया को बाद में फॉर्म करेंगे तो इसको फॉर्मेशन के लिए तो हमें क्या लगेगा, अमोनिया लगेगा। अमोनिया एंड यूरिया बोल रहे हैं, अमोनिया एंड यूरिया, अमोनिया को तो यस होगा पर यूरिया को नहीं होगा। तो इसके हिसाब से बाकी के ऑप्शन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहा है, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, which of the following which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubule। सिंगल यूनिफेरस ट्यूबुल का कोई पार्ट नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल यूनिफेरस ट्यूबुल आके एक पार्ट को अगर बना रहे हो तो ऐसा पार्ट कौन सा होना चाहिए, सो दैट इज अबाउट द कलेक्टिंग ट्यूबल। ये कौन होता है, कलेक्टिंग ट्यूबल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा दैट इज अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, देखिए दोस्तों क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट का यहाँ पे मान लो कि ये कलेक्टिंग डक्ट का स्ट्रक्चर है, कलेक्टिंग डक्ट का ये स्ट्रक्चर है। तो एक नेफ्रॉन, ये दूसरा नेफ्रॉन हो सकता है, ये कोई तीसरा नेफ्रॉन हो सकता है, ये पार्ट किसी चौथे नेफ्रॉन से अराइज हो सकता है, ये पार्ट नेक्स्ट नेफ्रॉन से आ सकता है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन से, मतलब मान लीजिएगा कि एक नेफ्रॉन का डीसीटी का पार्ट है, ये दूसरे नेफ्रॉन, ये तीसरे नेफ्रॉन, चौथे पांचवे 6 नेफ्रॉन। तो ये सब मिला के एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट किसी एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिला के इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन मिला के इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, मान लीजिएगा कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे नेफ्रॉन का, उसका डीसीटी यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के पास जा रहा है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही नंबर ऑफ नेफ्रॉन से क्या आ रहा है, उसके डिस्टल कन्वल्यूटिंग ट्यूबल आगे एक कलेक्टिवली एक पोर्शन बना रहे, दैट इज अबाउट एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट किसी एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन के ये स्ट्रक्चर को बनाएंगे। बाकी के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना सिंगल नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, जैसे कि डिस्टल कन्वल्यूटिंग ट्यूबल, जैसे इस नेफ्रॉन का होगा, इस नेफ्रॉन का भी होगा, इस नेफ्रॉन, ये अदर नेफ्रॉन का भी होगा, जिनका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो ये सिंगल नेफ्रॉन का होता है स्ट्रक्चर। बोमन्स कैप्सूल सिंगल नेफ्रॉन में हमें देखने को मिलता है, सपोज दिस इज द बोमन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर, एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो सकता है। बट हमें पूछा गया है कि नॉट पूछा गया है, नॉट
कंस्टिट्यूट ऑफ ए सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूबल का एक सिंगल का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे मिला के एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, दैट इज अबाउट द कलेक्टिव। लूप ऑफ हेनले एक यूरिनिफेरस ट्यूबल में भी पाया जाता है, कलेक्टिव का नहीं होता है। शायद आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर इस क्वेश्चन को समझते तो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। अगर पहली बार दोस्तों इस चैनल को देख रहे हो ना, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए रीड करते हैं। इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी द सेल्स वुड। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, क्या हो रहा है? इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू से बहुत सारा पानी अगर चला जाता है विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी, और किडनी ने उसको रिस्टोर नहीं किया है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो नॉट अफेक्टेड एट ऑल, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे बॉडी से बहुत सारा वाटर अगर निकल जाता है तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। ऑस्मो रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होगा? थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। किसको एक्टिवेट कर दिया? थर्स्ट सेंटर जो ब्रेन में पाया जाता है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर थर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है तो हम क्या करेंगे? पानी की खोज में जाएंगे। अगर पानी मिलता है तो पानी को क्या करेंगे? पानी को हम ड्रिंक कर लेंगे। पानी को क्या कर लेंगे दोस्तों? ड्रिंक कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पानी को हम ड्रिंक कर ले तो फिर से हम बॉडी में वाटर को क्या कर रहे हैं? रिस्टोर कर रहे हैं। बॉडी में क्या कर रहे हैं? वाटर को रिस्टोर कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारे बॉडी के ऊपर तुरंत कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। अगर हमें पता है कि ऐसी कंडीशन हमें पता है कि हमारे बॉडी में कब कौन से ड्यूरेशन में होंगे? समर कंडीशन में होते हैं। मान लो कि एक बच्चा है कोई और कड़ी धूप में वो क्या कर रहा है कि मैदान के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है और वो भूल गया कि उसको प्यास लगी है, बहुत समय से उन्होंने पानी नहीं पिया है, तो क्या हो सकता है कि बहुत सारा वाटर उसके टिश्यू से निकल के कहाँ पे जाएगा? टिश्यू से निकल के कहाँ पे जा सकता है? किडनी की ओर, और किडनी से क्या हो सकता है? यूरिन का फॉर्मेशन होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसके बाद वो थोड़ी ना वो डाई हो जाता है, तुरंत वो डाई थोड़ी ना होगा। तो डाई वाले ऑप्शन तो चले गए यहाँ पे, तो एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, टेक वाटर फ्रॉम द प्लाज्मा। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो फिर से क्या होगा? थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करके हम क्या करेंगे? वाटर को ड्रिंक कर लेंगे। कोई बात नहीं है यहाँ पे। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। Now, question number 35. Glucose is taken back from the glomerular filtrate through. ग्लूकोज को अगर हम वापस ले लेते हैं कहाँ से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, थ्रू द ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट यहाँ पे सेकेंडरी आपको दिया नहीं है, तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से उसको क्या कर दिया जाता है? रीएब्जॉर्प्शन। हमने बता दिया था दोस्तों कि रीएब्जॉर्प्शन जब हम किडनी से कुछ चीज़ों को क्या कर लेते हैं? वहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन दो तरह का हो सकता है, एक एक्टिव और दूसरा क्या हो सकता है? पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव में क्या लगेगा हमें? एनर्जी। पैसिव में एनर्जी की जरूरत होगी नहीं। एक्टिव में भी दो टाइप आएंगे, एक प्राइमरी एक्टिव और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पीसीटी से, मान लो कि कहाँ से? ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है। इमेजिन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीटी, और पीसीटी के स्ट्रक्चर से किसको हम वापस ले लेते हैं? यहाँ पे पीसीटी के स्ट्रक्चर से किसको वापस ले लेते हैं? यहाँ पे ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को वापस करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है? दैट इज अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सो इट विल बी द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। पैसिव से नहीं होता है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन वाटर के लिए हमें पता होनी चाहिए, और बाकी के जो आयंस वगैरह होते हैं ना, उनको पैसिव डिफ्यूजन से पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। बट ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, याद रखने वाली चीज़ है हमेशा, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसको वापस लिया जा सकता है। जैसे कि ग्लूकोज होगा या अमीनो एसिड्स होंगे, इनको भी क्या कर लिया जाता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से वापस से खींच लिया जाता है ब्लड या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। नाउ क्वेश्चन नंबर
36 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज हमें पूछा गया है, तो इसका सही जवाब आएगा अमोनिया इन टैडपोल। करेक्ट है, अमोनिया इन टैडपोल, ये बात तो सही हो सकती है। एंड यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग, क्योंकि हमें पता है कि एम्फीबियंस मिक्सोटेलिक टाइप के होते हैं। जब वे टैडपोल के फॉर्म में होते हैं तो वाटर में रहते हैं, हाई अमाउंट ऑफ वाटर में। अगर हाई अमाउंट ऑफ वाटर में अगर कोई एनिमल रहता है तो उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? ये अमोनिया। देखिए हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में लिख लीजिएगा इस बात को। एम्फीबियन जब कौन से फॉर्म में होंगे? टैडपोल के फॉर्म में होंगे, या जब वे कौन से फॉर्म में होंगे? अडल्ट फॉर्म में होंगे। तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिले। टैडपोल के फॉर्म में ये वाटर में होते, ज्यादा वाटर में होंगे एक्वेटिक कंडीशन में, तो किसको रिलीज करेंगे? अमोनिया को रिलीज करेंगे। किसको रिलीज करेंगे? अमोनिया को रिलीज करेंगे। तो अगर अडल्ट कंडीशन में ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में आते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो जहाँ पे वाटर का मतलब अमाउंट क्या होगा? कम होगा। अगर वाटर का अमाउंट कम है तो कम अमाउंट में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनता है उसको निकाल दो बाहर, दैट इज अबाउट द यूरिया, दैट इज अबाउट द यूरिया। देखिए ऑप्शन, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 है पहला ऑप्शन, यूरिया इन टैडपोल। नहीं, टैडपोल के फॉर्म में यूरिया नहीं होगा, ये याद रखें। और अडल्ट में अमोनिया नहीं होगा, ये गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में यूरिया इन बोथ, नहीं, बोथ कंडीशंस में यूरिया आपको देखने को मिलेगा नहीं। एक कंडीशन में आएगा यूरिया तो दूसरे कंडीशन में आएगा अमोनिया। अगर कहाँ पे अगर यूरिक एसिड आपको देते हैं एम्फीबियंस के अंदर, तो वो तो बिल्कुल आँख बंद करके भी उसको बोल सकते कि वो गलत ऑप्शन है यूरिक एसिड के बारे में। सो यूरिक एसिड का ऑप्शन हमेशा गलत होगा फ्रॉग के लिए, और बाकी के ऑप्शन भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे? गलत हो रहे हैं। तो सही क्वेश्चन मतलब सही आंसर कौन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। Now question number 37. Under a normal condition, which one of the following, which one is completely reabsorbed in the renal tubule? Question number 37. Under the normal condition, देखिए नॉर्मल कंडीशन में पूछा गया है हमें, अंडर नॉर्मल कंडीशंस कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? रिनल ट्यूब्यूल से, यानी कि नेफ्रॉन से। नॉर्मल कंडीशन में क्या हम यूरिया को कंप्लीट रीअब्जॉर्ब करेंगे? बिल्कुल नहीं। यूरिक एसिड, इसका तो हमें कोई चांस ही नहीं लगता। सॉल्ट को कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता। नंबर ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? यूरिन से बाहर चले जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम किसको एब्जॉर्ब करने के मतलब किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? यूरिन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉर्मल। और अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें पता है कि किसी एबनॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज क्या हो सकता है? यूरिन के साथ बाहर जा सकता है। जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डायबिटीज मिलिटस कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलिटस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यूरिन के साथ हमारे कौन जाएगा? ग्लूकोज भी चला जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, किसका रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर दिया जाता है? तो दैट इज नोन एज, सो ग्लूकोज इज नोन एज अ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्यों कह दिया जाता है ऐसा इसको? देखिए जिस सब्सटेंस का यूरिन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या कर दिया जाता है? रीअब्जॉर्प्शन। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जिसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उनको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिनका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है उन्हें क्या कहता है? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं हम उसे। सो यहाँ पे ग्लूकोज एक्ट एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। अमीनो एसिड्स भी क्या हो सकता है? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। मैक्सिमम उनको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से क्या किया जाता है? रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन
इन बातों को याद रखिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट सवाल था आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, अप्रोक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूबल्स आर द पार्ट ऑफ। बच्चा जानता है, इसका सही जवाब क्या होगा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं, यहाँ पे गलत हो सकते हो आप। ओके, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे पाए जाएंगे? टेस्टिस के अंदर। ये कहाँ पे पाया जाता है? टेस्टिस, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जर्म सेल का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। कभी कभी हो सकता है कि स्पेलिंग एक तरह से दिखने से हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को, तो गलत हो सकते हैं वहाँ पे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मतलब क्या होगा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। So PCT and DCT, these are the part of यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसका सही जवाब क्या जा रहा है? नेफ्रॉन। इसका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही क्या कहेंगे आप? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो बाकी के जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, सो दीज आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है टेस्टिस का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अबाउट द टेस्टिस का पार्ट है। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ी ना हम यूरिन बनाते हैं। वासा डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो सीमेन एंड स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। सीमेन एंड स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ये। तो बाकी के ऑप्शन तो आपको देखने से ही पता चलेंगे कि पीसीटी एंड डीसीटी दीज आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये पार्ट होते हैं। किसके पार्ट हो गए दोस्तों? ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओविडक्ट एंड वासा डिफरेंस, दीज आर द पार्ट ऑफ human reproductive system. These are the part of human reproductive system. Now, brush border is characteristics of, ये तो हमें पता होना चाहिए कि brush border is a characteristics of the cells belongs to the proximal cannulating tubule. किसका ये प्रॉपर्टी होगा? पीसीटी के जो सेल्स होते हैं ना, पीसीटी के सेल्स, उनका ये प्रॉपर्टी है। पीसीटी के सेल का ये प्रॉपर्टी है ब्रश बॉर्डर, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे? टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे जो पीसीटी के जो सेल्स होते हैं ना, मान लो कि ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है और दीज आर द सेल्स ऑफ पीसीटी, पीसीटी के स्ट्रक्चर के सेल्स है। तो इन सेल्स का जो एज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सो दीज आर द माइक्रोविलाई कंटेनिंग सेल्स होंगे। ये कैसे होंगे? माइक्रोविलाई विद द ब्रश बॉर्डर। सो और ये कौन होगा? ये लुमेन होगा। ये कौन होगा? लुमेन। और दीज आर द लाइनिंग सेल्स ऑफ पीसीटी, लाइनिंग्स ऑफ पीसीटी। सो सेल्स विद द माइक्रोविलाई होते हैं वहाँ पे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे इस रीजन में कौन पाया जाता है? हमारा यूरिन, लुमेन के अंदर। और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे माइक्रोविलाई एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रश बॉर्डर। क्या कहेंगे हम उसे? ब्रश बॉर्डर। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? नेक ऑफ नेफ्रॉन में नहीं देखने को मिले। कलेक्टिंग ट्यूबल, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल का प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40,
reabsorption of useful substance from the glomerular filtrate occurs in रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। जैसे कि पहले तो पूछा गया कि हमें रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, और बोल रहा है कि यूजफुल सब्सटेंस के बारे में। जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस कौन होते हैं हमारे, जैसे कि ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, या बाकी के कुछ आयंस वगैरह होंगे हमारे। इनका रीअब्जॉर्प्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो जाते हैं यूरिनरी ट्यूबल के अंदर, उनका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आएगा तो पीसीटी आएगा। कहाँ पे होगा ये, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूबल। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब, यानी कि बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं, बट वो जो यूरिन का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हो और उनको वापस हमें क्या करना है, ब्लड में लेना है, तो इन सब्सटेंस को यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। कुछ सब्सटेंस को पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है और किस सब्सटेंस का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे हो सकता है, और कुछ का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो सकता है कि एक्चुअली जो हमें पता है कि नेफ्रॉन से चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, जो भी चीज़ें नेफ्रॉन में होती है वो चीज़ें नेफ्रॉन से निकल के कहाँ पे जाएंगी, ब्लड में जाएंगी। कहाँ पे जाएंगे, ब्लड के अंदर, और मेडुलरी इंटरस्टिशियन के अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, रीअब्जॉर्प्शन। और ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूबल यूजफुल सब्सटेंस का। सो क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अप्रोक्सीमेटली, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये फाइनल वैल्यू आएगा 125 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब जो जाएगा हमारा, तो दैट इज अबाउट द 125 ml पर मिनट। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे, और ये तो फाइनल वैल्यू होगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मान लो कि हमारा यूरिनरी ट्यूबल का कोई स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहेंगे, बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर कहेंगे। किसे क्या कहेंगे हम, बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर कहेंगे। मान लो कि ये बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है हमारा। ओ माय गॉड, कुछ मिनट हमें रुकना होगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा हमारा, 125 ml पर मिनट होता है। कितना होता है, 125 ml पर मिनट इसका वैल्यू होता है। अरे काम नहीं कर रहा है ठीक से। ओके 125 ml पर मिनट, ये क्या होगा हमारा GFR का रेट होता है। एक मिनट के अंदर हमारा कितना यूरिन यहाँ से मतलब हमें पता है कि फिल्ट्रेट होता है, दैट इज अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम क्या कहेंगे, GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे। अगर पर डे देखा जाए तो 180 लीटर पर डे होता है, ml नहीं होता ये। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए 180 लीटर पर डे होता है वो।
बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आपको ml में दिया है, तो कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा सा। यार 1 मिनट का काम नहीं है और वो बहुत ही सता रहा है हमें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिएगा कि ये कौन होता है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, ये कौन होगा हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है। ये स्ट्रक्चर किसका है एफरेंट, और यहाँ से जो वापस जाता है स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ इफरेंट आर्टेरियोल। और ये क्या होगा यहाँ पे एक पूरा का पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। हमें पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ना एक कप लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बोमन्स कैप्सूल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे जो यूरिन आता है ना, यहाँ पे फिल्ट्रेट होके यहाँ पे जो यूरिन आता है ना, यहाँ पे इस यूरिन का आने का जो रेट होता है यहाँ पे फिल्ट्रेट होके वो होता है 125 ml पर मिनट। सो इसी रेट को हम क्या कहते हैं, इसी रेट को हम क्या कहते हैं GFR रेट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम GFR कहते हैं। समझ में आ रहा है GFR का असली मतलब क्या होगा। तो यहाँ से मतलब जो फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारा, फिल्ट्रेशन यूनिट से कितना यूरिन फिल्ट्रेट होके ये कैप्सुलर स्पेस में आता है, कैप्सुलर स्पेस में आता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी अमाउंट ऑफ यूरिन को क्या कहेंगे जितना आ रहा है पर मिनट, दैट इज नोन एज अ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, what is used as an osmolyte in human being to increase medullary interstitial osmolarity during concentration of urine। तो ये होता है हमारा यूरिया। ये कौन होगा हमारा यूरिया। सो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब जाएगा दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड ये मरीन में काम में, मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनका ऑस्मोलाइट सब्सटेंस होता है, उनके लिए ऑस्मोलाइट सब्सटेंस का काम करेगा। मरीन इनवर्टिब्रेट के अंदर जो ऑस्मोलाइटिक सब्सटेंस होता है तो ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड होता है TMAO। और ह्यूमन के अंदर अगर पूछा जाए, ह्यूमन बीइंग के अंदर पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर जो होता है ना वो यूरिया होता है TMAO। मरीन इन्वर्टिब्रेट के अंदर मिलेगा आपको। और यूरिया यूरिक एसिड, हम तो ज़्यादा यूरिक एसिड के ऊपर रिलाई नहीं करते तो इसको छोड़ ही दीजिए आप। सो क्या पूछा गया है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलाइट का रोल कौन प्ले करेगा, तो वहाँ पे काम करने के लिए आता है हमें यूरिया, जिसका रीअब्जॉर्प्शन DCT कलेक्टिंग डक्ट से भी किया जा सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43, वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वासा रेक्टा क्या हो सकता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा जनरली एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होता है। देखिए हमारे पास दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और दूसरे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लेंथ ऑफ लूप ऑफ फेनले बहुत ही कम होता है और मान लो कि वो एब्सेंट के बराबर होता है, तो इसीलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ना हमारे, तो नियर अबाउट 85% होते हैं और ये डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन कराते हैं। किसका फॉर्मेशन कराएंगे, ये डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन कराते हैं। कौन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या कराता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कराएंगे। किसका फॉर्मेशन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और ये हमारे टोटल अमाउंट से होते हैं 15%। टोटल में से कितना परसेंटेज होता है इनका, 15% होता है, 15%। मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं तब हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एक्टिवेट होता है। इस बात को याद रखें। सो वासा रेक्टा के बारे में पूछा गया है, तो वासा रेक्टा कौन फॉर्म कराता है यहाँ पे, इफरेंट आर्टेरियोल कराता है, इफरेंट आर्टेरियोल। जब ये
लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में खुद का एक नेटवर्क जाल बुनाएगा वहां पे, तो उसी जाल को हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देख लेंगे यहाँ पे, और सही जो जवाब जा रहा है इस क्वेश्चन का, तो दैट इज अबाउट द लास्ट ऑप्शन, इट इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन केस ऑफ वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर हमें मिलेगा ये, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, एसोसिएटेड विथ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, कौन, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। पहला ऑप्शन अराइज फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल, नहीं ये तो पहली बात गलत हो गई, ये इफरेंट आर्टेरियोल से अराइज होते हैं। दूसरा ऑप्शन डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन काउंटर करंट एक्सचेंज, नहीं ये डज नॉट नहीं है, ये इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम टू मेंटेन द मेडुलरी और ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन यूरिया, नहीं भाई क्यों, यूरिया रिच और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बिल्कुल नहीं। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में अगर पूछा जाता है, सो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल इज लाइन बाय द, क्वेश्चन नंबर 44, वहां पे क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल होते हैं, कॉलमनार नहीं है, तो जहां पे आपको कॉलमनार सेल्स देखने को मिलेंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत। क्यूबोइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पहला ऑप्शन कह रहा है, और तीसरा ऑप्शन सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर, और हमें पता है इसके पहले भी हमने बात की थी, पीसीटी के अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे दिस आर द ब्रश बॉर्डर के साथ होते हैं, मतलब सिंपल क्यूबोइडल विद ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जा रहा है, तो दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रही है चीजें दोस्तों? तो अगर आप लेक्चर को पूरा का पूरा देखते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको सब चीज़ें पहले से समझ में आएगी, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा आपको। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जा रहा है, सिंपल क्यूबोइडल विद द ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर क्यों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, रिनल फिल्ट्रेट से मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे क्या होगा, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर हमें दिखाने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब जो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, during the concentration of urine by the human kidney, NaCl is returned to the medullary interstitium by the, NaCl कहाँ से वापस आ रहा है, मतलब रीअब्जॉर्ब होके वापस आ रहा है, दैट इज अप फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रीअब्जॉर्प्शन उसका कहाँ से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, और इसका सही जवाब जो जाएगा दोस्तों, दैट इज अबाउट द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। इसको बहुत समझना जरूरी होगा आपको, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम देखते हैं दोस्तों, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है। मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, दैट इज अबाउट द लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर है। मान लो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के साइड में जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अबाउट द वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वासा रेक्टा। इसको हम ड्यूल से बना देंगे इसमें, और इसको ऐसा स्ट्रक्चर। मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज अबाउट द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर। असेंडिंग के साइड में जो वासा रेक्टा होता है वो कौन होगा, डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड में जो नेटवर्क होगा किसका, वासा रेक्टा का, तो होता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में जो वासा रेक्टा होता है, दैट इज अबाउट द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा होता है।
इसको याद रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि NaCl कहाँ से बाहर निकलेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को इम्परमिएबल होता है, बट वहाँ पे NaCl वगैरह क्या हो सकता है, वहाँ से निकल सकता है। मतलब यहाँ से सोडियम क्लोरीन जैसे आयंस क्या हो सकते हैं, यहाँ से निकल सकता है सोडियम, और ये आयंस यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएंगे, डिसेंडिंग वसा रेक्टा में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, डिसेंडिंग वसा रेक्टा में। जैसे कि सोडियम क्लोरीन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इस साइड में आने के बाद असेंडिंग वसा रेक्टा में आने के बाद सोडियम एंड क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुंच जाएंगे, यहाँ से वो वापस आएंगे। कहाँ पे जाएंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएंगे। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है आपको, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बनाते हुए बाय द ह्यूमन किडनी NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, यहाँ पे मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर था ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का स्ट्रक्चर था, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का स्ट्रक्चर था, और काउंटर करंट मल्टीप्लाई सिस्टम मेडुलरी इंटरस्टिशियम का बैलेंस रखने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस रखने के लिए ही काम में आती है दोस्तों। तो एक तरफ से अंदर आ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम एंड क्लोरीन बाहर निकल रहे, और कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग वासा रेक्टा में इंटर करेंगे। पर डिसेंडिंग वासा रेक्टा से वो फ्लो होते हुए कहाँ पे जाएंगे, असेंडिंग वासा रेक्टा में, और वहाँ से क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे, और बाहर कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इंटर हो गया, बिल्कुल नहीं, वो क्या करेंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुँच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जा रहा है दैट इज अबाउट द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46, an increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो एट्रियम से, एट्रियम ऑफ द हार्ट किसको रिलीज कराएगा, सबको पता है यार, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराने के लिए एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा दैट इज अबाउट द ANF, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। अगर ये रिलीज होता है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कराएगा, ब्लड प्रेशर को क्या कराएगा, ये डिक्रीज। ब्लड प्रेशर को कैसे डिक्रीज कराएगा, अगर ये पूछा जाए आपको तो ये ब्लड प्रेशर को कैसे डिक्रीज कराएगा अगर हमें पूछा गया है तो इसका जवाब आएगा ये रास सिस्टम को ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा, ये इनिबिट करेगा, इट इनिबिट द रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। मतलब कि ANF will inhibit the synthesis and secretion of renin, inhibit secretion of renin hormone। किसको, ये क्योंकि हमें पता है कि रेनिन जब सिक्रेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और उसको डिक्रीज करना है तो किसको कॉल करना पड़ेगा, हार्ट के एट्रियम से कौन रिलीज होता है यहाँ पे, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। तो ये किसको इनिबिट करेगा, रास सिस्टम को ये इनिबिट करेगा। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ऑप्शन कह रहा है कि इरिथ्रोपोएटिन, रेनिन या अल्डोस्टेरॉन, ये दोनों तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे। अभी हमने बोल दिया था ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे। इरिथ्रोपोएटिन नहीं, आरबीसी के फॉर्मेशन में काम करेगा, इरिथ्रोपोएसिस को बढ़ावा देगा, ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए काम करेगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो जा रहा है दैट इज अबाउट द एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या हो गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स बाय द ह्यूमन किडनी। अमीनो एसिड्स कह सकते हो या ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हो,
करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ एसिड बाय द ह्यूमन किडनी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब जो जाएगा तो आएगा इंटरकैलेटेड सेल्स of the distal cannulating tubule secrete hydrogen to reabsorb the bicarbonate। ओके मतलब क्वेश्चन पूछा गया आपको बाइकार्बोनिक एसिड के बारे में, इसको ऐसा मान के चलिए बाइकार्बोनिक एसिड। अगर बाइकार्बोनिक एसिड को हमें रीअब्जॉर्प्शन करना है तो क्या करना होता है वहां पे? सो डीसीटी से हमें H+ आयंस को क्या करना होता है? अंदर भेजना होता है और वहां से बाहर किसको निकालना होता है? बाइकार्बोनिक एसिड को वहां से बाहर निकालना होता है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि डीसीटी का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे किसका? H+ आयन को अंदर भेज देंगे और इसके बदले में क्या करेंगे, HCO3 को बाहर निकाल देंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन को। सो बाइकार्बोनेट का यहाँ पे ऐसे रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है डीसीटी के सेल से। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है एनायन ट्रांसपोर्ट, नहीं। 3 बोल रहा है ऑल ऑफ द फिल्टर बाइकार्बोन नॉर्मली, नहीं, नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 यूरिन पीएच इज नॉर्मली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लाज्मा, क्यों भाई, ऐसे क्यों? तो सही जवाब जो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, blood doping means use of banned substance by the athletic that have favorable effect on erythrocyte count by stimulating the bone marrow. The source of such hormone in the human? ओके, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए किडनी से कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है? दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 48 का जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा रखा है यहाँ पे, इरिथ्रोसाइट का काउंट हमें बढ़ाना है। इरिथ्रोसाइट का काउंट अगर बढ़ाना है तो हमें कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा वहां पे? इरिथ्रोपोएटिन। कौन देना पड़ेगा वहां पे? और इरिथ्रोपोएटिन का सोर्स कौन होगा? किडनी। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो आप? सो बोन मैरो को स्टिमुलेट कराएगा कौन? इरिथ्रोपोएटिन। और वहां पे क्या कराएगा? आरबीसी का प्रोडक्शन। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस को ये स्टिमुलेट कराएगा कौन? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट द erythropoiesis process for the to increase the count of erythrocyte। तो ह्यूमन के अंदर इसका जो सोर्स होता है नेचुरली, दैट इज अबाउट द किडनी। स्प्लीन, हार्ट या लंग्स है, ऐसा कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? किडनी। क्वेश्चन नंबर 49, द मेन डिसएडवांटेज, आपको पूछा गया डिसएडवांटेज ऑफ यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द एनिमल एलिमिनेटिंग इट वुड बी। डिसएडवांटेज पूछा गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 49, डिसएडवांटेज यही होता है कि ये मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर करता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो यूरिक एसिड, यूरिया अगर आपको बनाना है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना होगा? एनर्जी देने पड़ेगा। सो टू प्रोड्यूस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो क्या हो सकता है वहां पे?
इट नीड्स मोर एनर्जी, बहुत एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो यही क्या होगा, डिसएडवांटेज होता है यूरिया को एक्सक्रीट करना। इट इज हाईली टॉक्सिक, नहीं, इससे भी ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया होता है। दूसरा ऑप्शन, नीड लॉट ऑफ वाटर, नहीं, इससे ज्यादा भी अमोनिया को वाटर रिक्वायर्ड होगा यहां से निकालने के लिए। इट बीइंग एन ऑस्मोलाइट, यूरिया ऑस्मोलाइट होता है ह्यूमन के लिए, ये बात सही है, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब या सही कारण ये नहीं हो सकता। कौन, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्मोलाइट हो सकता है, ये याद रखना। कौन, यूरिया फॉर ह्यूमन के लिए ऑस्मोलाइट का काम करेगा, बट यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा गया, ये एडवांटेज है इसका ह्यूमन के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि ये मैक्सिमम एनर्जी को एक्सपेंड कराएगा, एक्सपेंडिचर कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मैच each item in column first with 1 in column second and choose the correct option from the codes given below। क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, ऐसा पूछा है आपको, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो इससे सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि GFR, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि व्हाट इज द नॉर्मल GFR रेट, क्या हो सकता है, 125 ml पर मिनट। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी का सी जो जाएगा तो किसके साथ जाएगा, एफ के साथ जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर जोड़ी बनाते तो ये होगा इसका 125 ml पर मिनट, ये क्या होगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये क्या होगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, और इसको पर डे के हिसाब से अगर काउंट करते तो 180 लीटर पर डे होता है। यहाँ पे ml में दिया है, ये गलत हो सकता है, तो ई गलत जाएगा यहाँ पर। बाकी के नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है ये पूछा गया है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होगा, 15 to 40 मिलीग्राम होता है परसेंटेज में। 15 से नॉर्मल अगर कॉन्सेंट्रेशन हम पकड़ लेते हैं ब्लड के अंदर तो ये होगा इतना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सी के साथ कौन आएगा, एफ आएगा, और बी के साथ कौन जा रहा है, डी जा रहा है। ये दो ही ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन 3 और 4 गलत हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है हमें। आइदर ए करेक्ट हो सकता है या बी करेक्ट हो सकता है हमारा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसके हिसाब से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होगा हमारा, 19% होता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 19%। एक टॉपिक में हमने पढ़ाया है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये होता है हमारा कितना, 19%। और ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है 23%, नहीं वो कम होता है थोड़ा सा, दैट इज अबाउट द 19%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जा रहा है दोस्तों, दैट इज अबाउट ऑप्शन नंबर सेकंड, बाकी के गलत हो रहे हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर के लिए। तो बिना देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनली जय हिंद दोस्तों।